देहरादून में आज कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। भारी संख्या में कांग्रेस नेता सचिवालय की तरफ कूच करेंगे। कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर धामी सरकार को घेरने के लिए सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य और उपनेता प्रतिपक्ष सदन भुवन कापड़ी की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता सचिवालय घेरने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस तरह से सरकारी विभागों की भर्तियों में बंदरबाट की खबरें आ रही हैं, फर्जीवाड़े की खबरें आ रही हैं, प्रदेश के युवाओं के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है, उन सब बातों को लेकर हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी ने यहाँ प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकार बंधुओं के समक्ष भी अपनी बात रखी। और अब कल सचिवालय घेराव या धरना प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उसमें शरीक होने जा रही है। सरकार को आईना दिखाने का हम प्रयास करेंगे और विद प्रमाण तथ्यों के साथ तर्कों पर आधारित बात हम कर रहे हैं। इसकी जांच या तो मुख्यमंत्री कराएं कि किस तरह से आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे प्रदेश के युवाओं का खून चूसा जा रहा है। वहीं आप देखिए कि तमाम जो पद हैं उनकी भर्तियों में सारे मानकों को ताक पर रखा गया है। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे की तर्ज पर यहाँ हर विभाग में हमारे ही युवाओं के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया हो रहा है। एक ही परिवार के 6-6, 5-5 लोग रखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो तैयारी युवा कर रहा है वो आज ठगा सा महसूस कर रहा है। देखिए, जिस तरह से सरकार और देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, आज कांग्रेस की ओर से कह सकते हैं कि प्रदर्शन देखा जाएगा, कार्यालय की ओर कूच कर रही हैं वो, चाहे वो मुद्दा महंगाई का हो या बेरोजगारी का, इन तमाम मुद्दों पर आज कांग्रेस का प्रदर्शन। बिल्कुल पूजा, देखिए कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही एक मीटिंग की जिसमें सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, पूर्व सांसद और विधायक तक मौजूद रहे और उसमें यही हुआ कि किस तरीके से कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ा जाए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा किया जाए और एक्टिव मोड पर पार्टी नजर आए। तो उसी के तहत ये कार्यक्रम तय किया गया है। कांग्रेस ने ये सब विषय सदन पटल पर भी उठाए थे और अब सड़क पर भी संघर्ष करने जा रही है। चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा है या फिर महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये इस तरीके के मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं और आम लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर बेरोजगारी की बात करें तो कांग्रेस लगातार कहती रही है कि राज्य सरकार, चाहे वर्तमान में धामी सरकार रही हो या पहले त्रिवेंद्र सरकार रही हो, युवाओं को भ्रमित करती रही रोजगार के नाम पर। और आज भी कोई एक तय पॉलिसी नहीं है कि बेरोजगारों को किस तरीके से रोजगार मिले, और कहीं रोजगार मिल भी रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार है। जैसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मामला उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सदन के अंदर भी उठाया था और कहा था कि इसमें जांच की जाए और जो परीक्षाएं हुई हैं उन पर पूरा देखा जाए कहाँ किस तरीके की गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कुछ एविडेंस भी रखे थे। आज ये विषय भी प्रदर्शन में मौजूद रहेगा। उसके अलावा आप जानती हैं कि महंगाई तो इस समय चरम पर है और जिस तरीके से कल दही पनीर से लेकर तमाम चीजों में जीएसटी बढ़ाई गई है, उसको लेकर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं एग्रेसिव है। कल विपक्ष ने दिल्ली में संसद में भी ये मसला उठाया था और अब कांग्रेस इस मसले को लेकर सड़कों पर संघर्ष करने जा रही है। और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का मुख्य आह्वान था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे और पार्टी के अधिकांश बड़े नेता भी शामिल होंगे, क्योंकि कल देहरादून में वोट डालने के लिए लगभग सभी विधायक मौजूद थे। तो संभवतः मैक्सिमम लोगों की भागीदारी इस सचिवालय कूच में होगी। पूजा, बिल्कुल, तो देखिए सचिवालय की ओर कूच करेंगे, आज प्रदर्शन होगा यहाँ पर कांग्रेस की ओर से। क्या मात्र उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे या कुछ आम जनता का भी समर्थन मिलता हुआ दिख सकेगा? देखिए पूजा, आप जानती हैं कि जब पार्टी की कॉल होती है तो मुख्यतः पार्टी के कार्यकर्ता ही उसमें मौजूद होते हैं और कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता वो आम लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं महंगाई के शिकार होते हैं या भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। तो मुख्यतः कॉल पार्टी कार्यकर्ताओं की है। वो अलग बात है कि कुछ बेरोजगार संगठन इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि ये मसला उनका भी है। ये एसएससी की परीक्षाओं में जिन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, वो लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। पूजा, ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ ज्योत्सना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में पुस्तक विमोचन में प्रतिभाग करेंगे। पुस्तक का नाम है बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेरेस्ट ऑफ उत्तराखंड।
सीएम कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम के आगमन को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। तो पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आज सीएम धामी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के रेड अलर्ट के बाद सीएम धामी ने अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। कुमाऊं और गढ़वाल के मंडलायुक्तों के साथ ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को हर चुनौती से निपटने के लिए कहा है। और सीएम धामी ने यह कहा है कि आपदा से दृष्टि से जियो टैगिंग के साथ ही जेसीबी की भी हर समय तैयार रखा जाए और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जेसीबी संख्या बढ़ाई जाए। सीएम ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति के समय एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे ताकि राहत और बचाव कार्य में किसी भी तरह की कोई देरी ना हो। सीएम धामी ने पर्यटकों से भी अपील की है कि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए नदियों और बरसाती नालों की रुख न करें। हमने सभी प्रकार की तैयारियों के निर्देश किए हुए हैं। सभी अधिकारियों से मैंने स्वयं उसकी समीक्षा की है और जगह जगह पर हमने जेसीबी तैनात की है। आपदा प्रबंधन के सभी लोगों को इस काम में लगाया हुआ है। सभी जिलाधिकारियों से हमने इसमें बैठक की हुई है कि कहीं पर भी अगर इस प्रकार की चीज़ होती तत्काल जो है वहाँ पर राहत की कार्रवाई करी जाए। कहीं सड़कें बंद होती हैं तो जगह जगह पर जेसीबी हमारी तैनात हैं, वो तत्काल काम करेंगी। और भी जो भी राहत के काम होंगे 2 हेलीकॉप्टर भी हमने इसके लिए रखे हुए हैं। आगे जहां जल भराव होता है वहां पर अधिकारी अपने स्तर से स्वयं विवेक से जो भी जरूरी करना होगा वो निर्णय लेंगे। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। ऐसे में प्रशासन की चुस्ती फुर्ती तो हम देख ही रहे हैं। सीएम धामी ने भी निर्देश दे दिए हैं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ क्विक रिस्पॉन्स करें। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की जो कह सकते हैं कि प्राकृतिक एक किस्म से टोपोग्राफी कंडीशन है, उसे देखते हुए हमेशा मानसून में यहाँ विशेष सतर्कता बरती जाती है। और एसडीआरएफ को पूजा 2 दर्जन से ज्यादा स्थानों पे परमानेंट डिप्यूट किया गया है जो सेंसिटिव एरिया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 6 बटालियन को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है कि कहीं भी कोई ऐसी आपात स्थिति होती है तो एसडीआरएफ के सहयोग के लिए एनडीआरएफ होगी। आप जानती हैं कि आईटीबीपी ऑलरेडी उत्तराखंड में काम करती है क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर यहाँ पर है। तो आईटीबीपी की टुकड़ियां यहाँ पर उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक जगह जगह डिप्यूट है कि अगर मैसिव कोई और घटना होती है तो आईटीबीपी और आर्मी भी उसमें मदद कर सकते हैं। रही बात मौसम विभाग के अलर्ट की, तो बिल्कुल आज मैं जब आपसे बात कर रही हूँ कुछ 8 दिन में चटक धूप की बात करती थी, उमस की बात करती थी, लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पर काले बादल छाए हुए हैं। उमस बहुत ज्यादा थी जो पिछले 4 दिनों से चल रही थी। 4 दिनों से देहरादून में बारिश नहीं हुई थी, कुछ हिस्सों में जरूर हुई थी लेकिन उमस काफी ज्यादा थी। तो अब मौसम विभाग की जिस तरीके की भविष्यवाणी थी, पूर्वानुमान था, उसी के अकॉर्डिंग मौसम का मिजाज बदला हुआ है और आज से पूरे प्रदेश में बारिश शुरू हो जाएगी। 20 और 21 तारीख को राज्य के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और इसीलिए सेंसिटिव इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर 4 धाम यात्रा या हेमकुंड साहब या वैली ऑफ फ्लावर की यात्रा के लिए जो यात्री निकल रहे हैं उन्हें एडवाइजरी जारी की गई है कि वो भारी बारिश में कतई भी जर्नी ना करें, सुरक्षित स्थानों पर रुक जाएं, रात की जर्नी बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा कांवड़ यात्रा अब चरम पर है। हालांकि संख्या अभी कम है क्योंकि पंचक है और ये माना जाता है कि कांवड़ यात्रा में पंचक के दौरान नई कांवड़ नहीं उठाई जाती है, यानी जो कांवड़ चली आ रही हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन इस समय बहुत बड़ी संख्या में लगातार 1-2 इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि ऋषिकेश में बह गए या फिर हरिद्वार में जल स्तर बढ़ने से कांवड़िया बह गए। हालांकि जल पुलिस की तत्परता से बचाया जाता है लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं लगातार होती जा रही हैं क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण गंगा का जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है। तो राज्य सरकार ने खास तौर पर तटीय क्षेत्र जो नदी के किनारे के क्षेत्र हैं वहां पर भी एहतियात बरतने को कहा है। जल पुलिस डिप्यूट है। मुख्यमंत्री ने कल खुद गुजारिश की पर्यटकों से, कांवड़ियों से कि वो नदी के किनारे कतई भी ना जाएं। जो पहाड़ी नदी नाले हैं उनके किनारे कतई भी ना जाएं क्योंकि वो एकाएक उफान पर आ जाते हैं। कई बार पूजा ऐसा होता है कि
सपोज रोड एरिया में धूप है, कोई बारिश नहीं है, लेकिन ऊपरी एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है और अचानक से नाले उफान पर आते हैं, उनके साथ मिट्टी पत्थर आते हैं जो किसी भी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित करते हैं। तो इसलिए एहतियात बरतने को सबको कहा गया है। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बने हुए हैं जो 24/7 काम कर रहे हैं। सचिवालय के अंदर स्टेट आपदा कंट्रोल रूम बना हुआ है जो सभी जिलों से लगातार संपर्क में है। सेंसिटिव एरिया में सैटेलाइट फोन दिए हुए हैं ताकि कोई भी इस तरीके की घटना हो तो इमीडिएट उसमें एक्शन लिया जा सके। पूरी मशीनरी अलर्ट मोड में है और मुख्यमंत्री के पास भी आपदा प्रबंधन विभाग भी है, वो खुद सभी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और मुख्य सचिव ने भी कल इस विषय पर एक उच्च स्तरीय बैठक ली है। पूजा, ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। ज्योत्सना, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। देहरादून की नवनियुक्त जिलाधिकारी सोनिका ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। उन्होंने ये कहा है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा अवैध खनन पर रोक लगाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अवैध कार्य करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने अफसरों को निर्देश ये भी दिए हैं कि जनता दरबार का आयोजन कर जनता की शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाए। अभी जब मैंने पिछले हफ्ते कार्यभार लिया था स्मार्ट सिटी का, तो कुछ मेजर इश्यूज थे जिनकी वजह से ठेकेदार आगे काम नहीं कर पा रहे थे। कुछ इश्यूज जो भी थे, आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम इश्यूज हमने रिजॉल्व कर दिए हैं उनके, और हमारी तरफ से भी हमने करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनके इश्यूज आते हैं वो त्वरित गति से निकल जाएं। कुछ उनके एस्टिमेट्स में रिवीजन होंगे या किसी चीज़ में होंगे, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टक थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो इश्यूज आगे रहेंगे और हम एक विद इन टाइमलाइन कोशिश करेंगे कि जो कार्य पेंडिंग पड़े हैं उन्हें कंप्लीट करें। फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। हाइड्रोजन को पढ़ा, ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा। लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा, तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा। फ्रेंडशिप से लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ। पढ़ाई में भी अब लगता है खूब मन, जीने में आ रहा है आनंद ही आनंद। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नज़दीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल के खातों में लगभग 22 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता के मामले में ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो गया है। खातों में जो पैसा आया है उसके सीधे तौर पर तो कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है, लेकिन वाउचर्स के जरिए जो पैसा आया है उसका मिलान करना अभी बाकी है। आपको बता दें कि नैनीताल में मल्लीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल के खातों से लगभग 22 लाख रुपए के हिसाब की गड़बड़ी का पिछले दिनों मामला सामने आने के बाद पीएमएस डॉक्टर पुनेरा ने अस्पताल के ऑडिटर से ऑडिट कराने के आदेश दिए थे और डॉक्टर वीके पुनेरा ने चार्ज संभालने के साथ ही अकाउंट में कई तरह के भुगतान संबंधी डिटेल न मिलने पर स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तराखंड कुमाऊं, कमिश्नर और जिलाधिकारी को जानकारी दी थी। तो नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल के खातों में लगभग 22 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता के मामले में ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो गया है
कि खातों में जो पैसा आया है उसके सीधे तौर पर तो कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है, लेकिन वाउचरों के जरिए जो पैसा आया है उसका मिलान करना अभी बाकी है। आपको बता दें कि नैनीताल में मल्लीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल के खातों से लगभग 22 लाख रुपए के हिसाब की गड़बड़ी का पिछले दिनों मामला सामने आया और उसके बाद डॉक्टर पुनेरा ने अस्पताल के ऑडिटर से ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं। नैनीताल से संवाददाता हेमंत रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, क्या ये हेराफेरी है 22 लाख रुपए की, जो कि मिलान अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन संभावना है कि हेराफेरी हो सकती है, घोटाला हो सकता है? देखिए, जहां तक जब से यहाँ पर बीडी पांडे अस्पताल में ये वित्तीय अनियमितता का मामला आया है, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल पाया कि 22 लाख की वित्तीय अनियमितता यहाँ पर पाई गई है कि जिस तरह से यहाँ पर जो PSM यहाँ पर डॉक्टर पुनेरा जी हैं वो ऑडिट करने आए थे, उसके बाद ही ये उसके ऑडिट के बाद ही पता चल पाया कि ये यहाँ पर ये चीज वित्तीय अनियमितता पाई गई है और इस मामले को लेके जो है अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। उच्च अधिकारी इस मामले को दबाने में जुटे हुए हैं और लेकिन साथ ही जो बिल में ऑडिट कराया गया था उसमें पिछले कई सालों से इसमें जो गलतियां चल रही थी, इसको जो वित्तीय अनियमितता है स्टाफ के किसी जो लिपिक है या किसी उससे हो सकती है, तो इसको लेके जांच का विषय है। जिस तरह से ऑडिट किया गया है उसमें वित्तीय अनियमितता पाई गई है। जो इसके उच्च अधिकारी है जो यहाँ पर वापस आएंगे उसके बाद ही इस जो जांच है ये जारी रहेगी और जांच में जो लोग दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है वित्तीय अनियमितता को लेकर जिला प्रशासन जो टीम बनी हुई है उसमें जांच कर रही है और बीडी पांडे अस्पताल जो नैनीताल का मुख्य अस्पताल है वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। जी ठीक है, आप बने रहे हेमंत हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर का पानी नैनी झील में डालने पर चिंता जाहिर की है और इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने नैनीताल के जिलाधिकारी और जल संस्थान से बुधवार तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने जल संस्थान को निर्देश दिए हैं कि सीवर लाइनों की हर रोज जांच हो। जो 9 कर्मचारी सीवर लाइनों की देखरेख के लिए रखे गए हैं उनके नाम का रजिस्टर हर रोज मेंटेन हो कि उन्होंने चोक सीवर लाइनों को खोलने की दिशा में क्या काम किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट का कहना है कि सीवर का पानी झील में जाने से इसका प्रभाव मनुष्य के साथ साथ जलीय जीवों पर भी पड़ रहा है। हेमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरह से नैनीताल हाईकोर्ट ने शहर में जो सिविल लाइन चौक का मामला था वो यहाँ पर जो जनहित याचिका डाली गई थी उसमें सुनवाई की और उस मामले में जिस तरह से नैनीताल शहर के आसपास जो सिविल लाइन है वो नैनीताल झील में सीधे जा रहे हैं और इसको लेके जो कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देशित किया गया है कि जो 9 कर्मचारी हैं वो नैनी झील के इस सिविल लाइन को देखें और डेली रिपोर्ट जो है वो पेश करें और इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होगी। क्योंकि जो जनहित याचिका में साफ साफ कहा गया तो जो पर्यटन नगरी है उसके आसपास जो है सिविल लाइन के जल में जाने से नैनी झील का जो पानी है प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ कई लोगों को पहले भी बीमारियां हो चुकी है पानी को लेकर। इस संबंध में इसके अलावा जो जीव है उन पर भी खतरा बना हुआ है। इस सब चीजों को लेकर यहाँ पर नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली थी। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त हुआ है और इसकी जो सुनवाई होगी वो 20 जुलाई को होगी। जी शुक्रिया आपका करेंगे हेमंत जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मानसून सीजन को देखते हुए नैनीताल जिले में हल्द्वानी और भीमताल के साथ ही दूसरे इलाकों में होने वाले जलभराव को लेकर जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने जलभराव की समस्या को देखते हुए नालों पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति चिन्हित स्थानों से अतिक्रमण हटाकर नालों को खोलने के लिए काम करेगी। यही नहीं, उन जगहों को भी चिन्हित किया जाएगा जहां पर शहर के अंदर नहरें ओवरफ्लो हो रही हैं। कहीं न कहीं जो जलभराव की स्थिति है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये भी चेक करवाना है कि कहाँ अतिक्रमण हुआ है, किन लोगों ने अतिक्रमण किया है। इसका स्थायी समाधान तभी हो सकता है जबकि हम अतिक्रमणों को चिन्हित करें और उसकी सफाई करें और जिन जिन जगहों पे
नाले की सफाई करनी है वहाँ करवाएं, और जिन जगहों पर अतिक्रमण हटना वो हटाएं, और जिन जगहों पे जलस्तर बिना अतिक्रमण के भी ऊपर उठ रहा है, ऐसी जगहों पे कहाँ पे प्रोटेक्शन का काम हो सकता है तो ये काम करवाएं। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने जितने संबंधित विभाग हैं, चाहे नगर निगम हो, सिंचाई विभाग हो, PWD को, इनको निर्देशित कर दिया है। नैनीताल के मल्लीताल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। झील विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन और की टीम ने राजमहल कंपाउंड क्षेत्र में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि अवैध निर्माण करने वालों को पुलिस ने नोटिस दिया था, बावजूद इसके अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया और अब प्राधिकरण ने कार्रवाई कर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। 2010 में भी इसको तोड़ा गया था, उसके बाद फिर निर्माण हुआ, फिर ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हुए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था। जब हमने राजमहल कंपाउंड क्षेत्र का निरीक्षण किया, सूचिका तैयार करी, उसमें सब कुछ पुराना ध्वस्तीकरण का आदेश ये पाया गया। इनको हमने 3 दिन का समय दिया था, यद्यप हम 5 दिन उसमें अंकित किया गया था। 18 तारीख की डेट लगाई गई थी, तो मौखिक रूप से मैंने 3 दिन कहा था, लेकिन जब चिट्ठी जारी हुई तो उसमें 18 तारीख की डेट नियत की गई थी और सभी विभागों को इसमें सूचित किया गया था। बिजली पानी कनेक्शन काटने के लिए अनुरोध किया गया था, पुलिस का सहयोग मांगा गया था। पुलिस के साथ ही हमारे उपस्थित हैं, मजिस्ट्रेट महोदय आ रहे हैं, तो इसको हमने सामान खाली करने के लिए अनुरोध किया था। उनके द्वारा सामान खाली भी किया गया था, ऊपरी मंजिल का भाग तोड़ना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये बिल्डिंग आबादी क्षेत्र में, इसलिए सावधानी से तोड़ा जाना है और इसको धीरे धीरे करके हम प्रयास करेंगे 3 दिनों के अंदर बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाए। इसी प्रकार से जो अन्य अवैध निर्माण, पूर्ण रूप से अवैध निर्माण जिनमें कंपाउंडिंग होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसी बिल्डिंगों में जिनमें ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिए गए हैं, उनका एक एक करके ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जाए। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कोडियाल से पहले बडाल मोड़ पर एक बस पहाड़ की तरफ पलट गई। बस में सवार 33 यात्रियों में से 18 यात्रियों को ऋषिकेश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये बस केदारनाथ से हरिद्वार जा रही थी। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जानता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगाना। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। ऊधम सिंह नगर जिले में चोरी की घटनाओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में जसपुर में एक ट्रक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि ट्रक को बरामद कर लिया गया है और 2 चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी की तरफ से 2000 रुपए का इनाम दिया गया है। 17 तारीख को हमारे पास वादी फ़हीम अहमद आया और उन्होंने बोला कि उनका ट्रक 12 टायरा एक ट्रक होता है, तो 15 और 16 की रात के इंटरवेनिंग रात्रि को उनका ट्रक को चोरी हो गया करके। काफ़ी महंगा ट्रक है, 20 लाख रुपए का महंगा का ट्रक है, तो इसलिए बहुत सीरियसली हमने टीम मतलब इस मामला को लिया। तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया। एफआईआर पंजीकृत करते ही विभिन्न टीमें बनाई गई
मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के आधार पर काम कर रहे थे हमारे सारे टीमें। तो आज उसकी बहुत अच्छी सफलता मिली है कि ट्रक चुराने वाले 2 चोर और ट्रक 12 टायरा ट्रक दोनों बरामद हुई है। इस बार महंगाई का असर कांवड़ यात्रियों पर भी पड़ रहा है। कांवड़ियों की माने तो पहले जो कांवड़ 200 रुपए में मिलती थी, अब उनकी कीमत 400 रुपए के पास हो गई है, जिससे कांवड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। दरअसल हरिद्वार के पंतदीप मैदान पर विशाल कांवड़ बाजार लगा हुआ है और हर साल देश के विभिन्न कोने कोने से श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल होने आते हैं। भक्तों और कांवड़ और अन्य सामानों की खरीदारी भी करनी पड़ती है, लेकिन महंगाई के चलते सामानों में कटौती को लेकर कांवड़ियां काफी निराश हैं। हरिद्वार में एक बार फिर जो है बम बम बोले की गूंज से जो है यहाँ की हर गली सरोबार हो रही है। अगर हम हरिद्वार से बात करें ऋषिकेश तक की, तो चारों ओर जो है रंग बिरंगी कांवड़ें जो है मार्केट में दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त हरिद्वार के पंतदीप मैदान में हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ रंग बिरंगी जो है कांवड़ें बनाई गई हैं और इनको बनाने में जो है बहुत वक्त लगता है। पिछले 2 साल से एक बड़ा संकट था। ये शहर जो है कांवड़ों से जो है कहीं भी कांवड़ें नज़र नहीं आ रही थी। कारण था कि कोरोना का जो एक दंश था वो यहाँ के लोग झेल रहे थे, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं है और इस बार जो है एक उत्साह का माहौल है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये दुकानें आप देख सकते हैं, दुकानों के साथ साथ ये रंग बिरंगी कांवड़ें हैं और इनको किस तरह बनाया जाता है और इस बार बाज़ार में जो है कितना महंगाई का असर है, इसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है। वसीम भाई, इस बार 2 साल बाद मौका मिला है, तो पहले तो कैसा लग रहा है और ख़ास तौर पे मार्केट कैसा चल रहा है? अब की बार मार्केट सही चल रहा है। 2 साल से पहले से मार्केट ठीक चल रहा है, पहले से बहुत फ़र्क है। कोरोना में कितना फ़र्क पड़ा था? कोरोना में तो बहुत फ़र्क पड़ा था, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था। 2 साल से मार्केट नहीं लगा है, तो अब 2 साल के बाद मार्केट लगा है। तो किस तरह की डिमांड आ रही है इस बार जो है 2 साल बाद अगर मिला खुला? ज़्यादा डिमांड इसकी आ रही है। ठीक है, इसकी आ रही है डिमांड। ये क्या है? ये होती है कलश। अच्छा, हाँ, बैत वाली कावड़ होती है। हाँ। तो और अन्य जो ये फैंसी कावड़ें यहाँ लगी हैं उनको उनका अब की बार ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। अब की बार ज़्यादा क्रेज़ इसका है। आखिर क्या कारण है उसका क्रेज़ नहीं है? बस ये ज़्यादा झूल जाती हैं, मतलब हवा में ख़राब हो जाती है कावड़। ये हवा में ऐसी की ऐसी रहेगी, ये ख़राब नहीं होगी। तो महंगाई का कितना असर पड़ा है? महंगाई के पिछली बार जो कावड़ 250 की बिक रही थी, अब की बार 350 की या 400 की बिक रही है। इतना फ़र्क आ गया है। तो क्या यही वजह है कि कम बिक रही हैं? हाँ, बस कब ये समझ लो आप, कम इसीलिए बिक रही हैं कावड़। ठीक है। हाँ, अभी 4 दिन का मेला हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि महंगाई का असर तो पड़ा है। ख़ास तौर पे जो 2 साल था वो व्यापार के लिए जो है एक कठिन समय था। लागत जो भी है बनाने की वो बढ़ गई है। यही वजह है कि लोग जो है अब ज़्यादा बड़ी कावड़ों की ओर न जाकर छोटे छोटे जो आइटम्स हैं उनकी ओर जा रहे हैं और जो उनके बजट में है वो जो है वो खरीद रहे हैं। तो उम्मीद है जो दिन आगे बढ़ेंगे तो कांवड़ का ये बाज़ार भी और फलेगा और फूलेगा और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर जो सन्नाटा हमने हरिद्वार की गलियों में देखा है उसको तोड़ते हुए एक हुजूम और सैलाब जो है यहाँ देखने को मिलेगा। सारा समय के लिए समय हरिद्वार के पंतदीप मैदान से स्वरूपपुरी। फिलहाल खबरों में इतना ही। चलते चलते नजर डालेंगे आज की कुछ बड़ी सुर्खियों।